कल तक की जो स्थितियां थी उसमें यह चैप्टर चल रहा था, यानी कि पिछला जो भी चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद अब आपका क्रिया या इसके भेद एवं प्रमुख विशेषताएं, यह चैप्टर की शुरुआत हुई थी। कुछ ही मिनट हुए रहे होंगे इसको परिभाषित वगैरह करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू हो गई। तो ठीक है, ये आप एक बार इसको सरसरी तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर क्या था, क्रिया। और तो क्रिया से संबंधित ये जो आपका चैप्टर था क्रिया, यहां पर क्या क्रिया, क्रिया बनती है धातुओं से, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या था, किसी कार्य का को होना या किया जाना। ठीक है, ये सारी चीजें चल चुकी थी। इसके साथ ही आपका क्या था, भेद, भेदों में भी आपने ये भी देख लिया था, मूल धातु और यौगिक धातुओं से बन करके कैसे कैसे चीजें बन रही हैं, क्रियाओं के क्या स्वरूप बन रहे हैं। तो इसी के आगे आपने क्रिया के भेद को भी देखा था। क्रिया के भेद को भी आप लोगों ने 3 आधारों पर विभाजित किया था। क्या क्या था आपका, एक तो आपका था कर्म, ठीक है ना, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ की पूर्णता के आधार पर। ठीक है, ये बातें कल तक की स्थितियों में हो चुकी थी। अब जरा ध्यान दीजिए, अब क्या था इसके आगे, इसके आगे रचना। अब देखिए, जो आपने यहां तीनों आधार पर क्रियाओं के स्वरूप को देखा था उसमें अब शुरुआत हो गई थी कि उसमें और क्या विभाग उपविभाग हैं, उदाहरणों के समेत, परिभाषाओं के समेत हमको चीजों को आगे लेकर के चलना था। तो रचना दृष्टि के आधार पर क्या, रूढ़ या मूल क्रिया और यौगिक क्रिया, ये सब भी कल की स्थिति में हो चुकी थी ये सारी बातें। इनके भी आगे हम लोगों ने अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के भेद और उसके क्या उदाहरण हैं, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसमें भी कौन से उपभेद हैं, ठीक है, इन सारी बातों को हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद यौगिक क्रिया के भेद। तो यौगिक क्रिया की जो 4 अवस्थाएं हैं उनको भी हम लोगों ने यहां पर देखा था। क्या क्या, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रियाएं और नाम धातु क्रिया। ये सारी बातें क्या उदाहरण के समेत, परिभाषा के समेत उन चीजों को पूरा पूरा डिस्कस किया गया था। अब जरा देखिए, कल जो हम लोगों ने क्लास जहां से छोड़ी थी वो संयुक्त क्रियाओं से छोड़ी थी। तो इसके जो भी उपभेद थे यहां से हमको शुरू करना था। तो अब हम कहां से आज शुरू करेंगे, ये संयुक्त क्रियाओं के शैली से शुरू करेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कहीं से असुविधा ना हो देखने में। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए, अब जो संयुक्त क्रियाओं के भेद में था, संयुक्त का मतलब ही ये था कि यहां पर जो है संयुक्त का मतलब होता है योग करना, यानी कोई भी दो, कम से कम 2 इकाई होनी चाहिए और वह आकर के क्या हो जाए, मिल जाए या युग्मित हो जाए, योग बना ले, उसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। तो ठीक है, अब उसमें भी आपका जो पहला था वह क्या था, आरंभ बोधक। एक तो आपका ये था आरंभ बोधक, और आरंभ बोधक कहता था कि धातु, धातु का मतलब क्या कि संपूर्ण जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं वो धातुओं से ही मिलकर बनती हैं। तो देखिए यहां पर धातु, और धातु में यदि ने, लगाना, ये तीनों चीजें अगर एक हो रही हों, यानी प्रत्यय के रूप में ने और लगना या लगाना आए, तो वह कौन सा होता है, आरंभ बोधक। उदाहरण पढ़िए और आप स्वयं फिर सारी परिभाषाओं को स्वयं से ही बताने में सक्षम होंगे। यहां ध्यान दीजिए, क्या करें, वह पढ़ने लगा, पढ़ने लगा। अब देखिए, ने और लगा, ठीक है, पानी बरसने लगा, ने और लगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें, अच्छा, और इसके आगे इन्होंने क्या कहा, धातु। तो धातु क्या था, पढ़, ठीक है, इसी को संस्कृत में पठ धातु कहते हैं और हिंदी में पढ़ धातु कहते हैं। ठीक है, बस इतने का अंतर है। तो यहां पर धातु और उसके बाद धन ने और धन लगा या लगाना या लगा से जुड़ा हुआ जितना भी व्यवहार होता है वो सब का सब। तो यह आपको कौन सी क्रिया का बोध कराएगा, आरंभ बोधक क्रिया। ठीक है ना, तो एक तो आपका ये हो गया, और फिर यहां कहते भी क्या है कि क्रिया के आरंभ होने का बोध, यानी जो क्रिया हो रही होती है उसके प्रारंभ होने का क्रम दिया गया होता है। इन सब के माध्यम से हम यही समझ पाते हैं। फिर अगला आपका जो दूसरा है, दूसरा क्या कहता था, समाप्ति बोधक। अब पहला आरंभ, उसका जस्ट उल्टा समाप्ति बोधक, यानी बिल्कुल ये विलोम जैसा व्यवहार कर रहा। और इसके लिए करना क्या था, जो भी धातु होती उसमें चुकना शब्द जोड़ करके,
चुकना प्रत्यय, प्रत्ययित स्वरूप है, या प्रत्यय ही समझ लीजिए या शब्द समझ लीजिए, तो धातु में चुकना जोड़ देते हैं तो वह किस प्रकार की क्रिया बन जाती है? समाप्ति बोधक क्रिया। उदाहरण देखिए, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, चुका चुका आ गया, ठीक है। तो धातु क्या है? खा। खा क्या है? धातु है हिंदी का, ठीक है। इसी को जब संस्कृत में कहते हैं तो यह खाद धातु होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में इसको क्या करते हैं? इसको हलंत से मुक्त कर देते हैं, दा को हटा देते हैं, तो खाद भी कह लेते हैं या खा कह लेते हैं। तो अब धातु और उसके साथ आपने यहां पर क्या सूत्र देखा? चुकना। तो चुकना के जितने रूप बनाए जा सकते हैं ये उन सब की बात कह रही है, कहा जा रहा। यानी चुकना तो सिर्फ प्रातिनिधिक शब्द है, प्रतिनिधित्व कर रहा है चुकना से बनने वाले सभी शब्दों का, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। संस्कृति मिश्रा जी, स्वागत है आपका, बिल्कुल आते रहिए। और अब देखिए जरा सा, ठीक है। तो ये यहां ये चीज हो गई। अब यहां क्या करें? वह पढ़ चुका है, तो चुका है और उसके पहले धातु आना चाहिए, और धातु कौन सी है? पढ़, ठीक है। अभी अभी यहां मैंने बताया पढ़ हिंदी में और पठ उसका क्या होता है? संस्कृत। तो संस्कृत का पेपर चूंकि है नहीं, तो हम अपने समझने के लिए ही समझ लें कि पढ़ क्या है? धातु है। पढ़ धातु से विभिन्न प्रकार के शब्द बनते हैं, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ाया, पढ़वाया, ये सारे शब्दों का निर्माण उस मूल शब्द से होता है। उसी मूल शब्द को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। तो वह पढ़ चुका है, अब चुका लगने से क्या हो गया? कार्य समाप्त हो चुका। तो इसीलिए इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? समाप्ति बोधक क्रिया। एक तो आपका ये हो गया। फिर आपका तीसरा क्या बताते हैं? निरंतरता नित्यता बोधक। अब देखिए इसमें क्या है? ऐसा कुछ आएगा, कंटिन्यूटी का भाव रहेगा, वो कार्य क्या है? चलता ही जा रहा। और इसको क्या करें? रहना, रही, रहा जोड़ने पर, ठीक है। मुख्य क्रिया में जाना या रहना, रही, रहा जोड़ने पर क्या बन जाता है? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, या निरंतरता रूपी क्रिया, या निरंतरता या नित्य बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए क्या कहते हैं? राम पढ़ता रहा। अब देखिए यहां पर उन्होंने दे रखा है रहा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? रहा। और उन्होंने कहा मुख्य क्रिया। वास्तविकता क्या है? मुख्य क्रिया भी क्या होती है? वही यहां पर कहा जा रहा है धातु। अगर आपको मुख्य क्रिया में कुछ भी परेशानी हो तो आप उसको समझ लीजिए धातु, ठीक है। क्योंकि क्रियाएं भी दो होती हैं वाक्य में, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, वह पढ़ चुका है, तो यहां पर ये जो है ना, यही आपका सहायक क्रिया है, ठीक है। या चुका है, तो है क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया काल का निर्धारण करने में और ज्यादा बल प्रदान करती है। तो और मुख्य क्रिया क्या है? खाना या पढ़ना, ये सब मुख्य क्रियाएं हैं, ये धातुओं से बनती हैं। तो यहां पर अगर मुख्य क्रिया लिख दिया गया है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इसको आपको बस धातु ही समझना है, ठीक है। तो यहां क्या कह रहे हैं? निरंतरता या नित्य बोधक में राम पढ़ता रहा। अब देखिए पढ़ता भी क्या है? पठ धातु से ही बना है, या जिसको कि आप हिंदी में पढ़ कहते हैं, ठीक है ना, धातु ही है। तो मुख्य क्रिया या धातु और उसमें क्या? रहा, रही, रहे, रहते, ये सब अगर जोड़ दिए तो वह कैसा बन जाएगा? निरंतरता सूचक बन जाएगा। और इसकी परिभाषा में क्या बताते हैं? किसी कार्य के अनवरत जारी रहने के भाव का बोध कराता है, ठीक है। तो ये आपका निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है निधन अंतरता, यानी कि निह माने नहीं, अंतरता का मतलब अंतर, जिसमें किसी भी प्रकार का अंतर ना आए, अंतर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? निरंतरता। तो यहां तक की चीजें आप स्पष्ट हो गई होंगी। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, 3 तक हो गया, ठीक है, और आगे चलते हैं। और ये देखिए अब आपका जो चौथा प्रकार है संयुक्त क्रिया या एवं उसके भेद का चौथा प्रकार, ये देखिए संयुक्त क्रिया है, ठीक है। संयुक्त क्रिया एवं उसके भेद का ये आपका चौथा प्रकार है। अच्छा, अब ये चौथा प्रकार क्या आपको सूचित कर रहा है? अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक क्रिया, ठीक है। ये क्या बताते हैं? भूत कृदंत धन करना। तुम पढ़ा करते हो, वह लिखा करता है। क्रिया के करने के अभ्यास का बोध। अच्छा, यहां देखिए करना, अभ्यास किसे कहते हैं? जिस चीज को आप करते रहते हैं वो आपकी इन प्रैक्टिस होता है, उसी को तो अभ्यास कहते हैं। यहां पर भूत कृदंत लिखा है,
भूत का मतलब होता है जो चीजें बीत गई हैं, ठीक है, यानी कि इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, ठीक। और कृदंत यहां शब्द दिया गया है, कृदंत का मतलब ही होता है क्रिया, ठीक है ना, समस्त क्रियाओं को भी कृदंत कहा जाता है। अब आप यूं समझ लीजिए कि बीते हुए काल की क्रिया, अगर हम इसको तोड़ करके, या जो ये कहीं ना कहीं तत्सम स्वरूप में लिखा गया है, इसको हम हिंदी में लेकर के आए तो हम इसे कहेंगे कि बीते हुए समय में हो चुका कोई काम, इतना सा, ठीक, या बीते हुए कालखंड की कोई क्रिया जो अब नहीं है। तो और उसमें क्या लगाना है, उसमें बस एक शब्द ये जोड़ देना है, क्या, करना। करना शब्द जोड़ दिया, बीते हुए किसी क्रिया में करना शब्द जोड़ दिया तो वह क्या बन जाएगा, अभ्यास बोधक। अब यहां पे क्या करते हैं, तुम पढ़ा करते हो। अब करते शब्द क्या है, करना का ही एक दूसरा रूप है। तो करना शब्द यहां क्या है, सिर्फ वह नेतागिरी कर रहा है। करना क्या कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, अपने पूरे पीछे खड़े समुदाय का नेता बन के बैठा, यानी कह रहा है कि हम जैसा हैं, हम जो हैं, हमारे जैसे जितने भी भाई बांधव हैं उनका आप हमको नेता समझ लीजिए। तो यहां पर करना शब्द लिखा है, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ करना ही जोड़ना है, इसका मतलब यह हुआ कि करना से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो सब के सब इसमें शामिल होंगे, किसमें, भूत कृदंत में या बीते हुए कालखंड की क्रिया में। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पे क्या करें, वह लिखा करता था। अब लिखा कर, लिखा, लिखा, लिखना और लिखा, लिखा मतलब क्या हुआ, कार्य बीत गया, यानी भूत कृदंत, ठीक। पढ़ा, पढ़ा क्या है, पढ़ा, पढ़ा का मतलब अभी थोड़ी पढ़ा या पढ़ेंगे भी नहीं करा, क्या करा, पढ़ा। बोलने से ही ऐसा भान होता है कि यह बीते हुए कालखंड की बात कर रहा है। तो बीते हुए कालखंड की जब बात कर रहा है तो वही बात यहाँ पे पारिभाषिक रूप से लिख दी गई है, छोटे छोटे दो शब्दों में, और फिर उसमें क्या, करना शब्द जोड़ करके उसको क्या बना दिया गया, अभ्यास बोधक। तुम पढ़ा करते हो, वह लिखा करता है, वह जागा करता है, वह सोया करता है, बहुत सारे ऐसे वाक्य आपको बनते हुए मिलेंगे। तो एक तो आपका ये हो गया। अच्छा, अब जरा सा इसके आगे कौन सा स्वरूप है आपका, पांचवा। पांचवा स्वरूप क्या कहता है, अब जरा ध्यान दीजिए, पांचवा, पांचवा क्या कहता है, इच्छा बोधक, यानी ऐसी क्रिया जिसको देख करके हम इच्छा बोधक या इच्छा के प्रकट करने जैसा कुछ व्यवहार उस वाक्य में देख पाए, वही क्या कहलाता है, इच्छा बोधक क्रिया। और अब उसके लिए क्या बता दिया गया, धातु। धातु, धातु का मतलब क्या हो गया, क्रिया का मूल, ठीक। धातु में क्या क्या जोड़ना है, ना और चाहना। उदाहरण देखिए, वह जाना चाहती है। अब देखिए, अब वह जाना चाहती है यानी उसके अंदर एक चाहत है, चाहत को ही तो इच्छा कहते हैं। तो ये तो वाक्यों से ही अगर चाहना शब्द आ गया है तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, चाहना, इच्छा करना, ठीक। और उसमें क्या, वह जाना चाहती है। और धातु, धातु क्या है, ये देखिए, जाना, ठीक है, ये गम धातु होता है संस्कृत का, ठीक है, जिसका मतलब होता है जाना। तो गम धातु से बना है जा, और हिंदी में इसी को बोलेंगे जा, ठीक है। अब उसी हिंदी के जा धातु या संस्कृत के गम धातु में क्या क्या जोड़ना था, ना और चाहना। तो ना भी जोड़ दिया गया और चाहना का बदला रूप यानी चाहती जोड़ दिया, तो हमारा कौन सा बन गया प्रकार, इच्छा बोधक प्रकार बन गया। तो अब यहां पे क्या हो गया आपका, ये इच्छा बोधक के लिए वह जाना चाहती है, क्रिया के करने की इच्छा का प्रकट होना। ऐसे बहुत सारे वाक्य, वह आना चाहती है, वह गाना चाहती है, बहुत सारे वाक्य हैं, ठीक है। तो ये कुछ विशिष्ट नहीं था। अब आप अगला देखिए, छठा क्या कहते हैं, अनुमति बोधक। अच्छा भैया, अनुमति बोधक है, तो अनुमति बोधक में क्या बताते हैं, हाँ भाई, इसमें भी देखिए हर जगह बिना धातु के तो काम चलेगा नहीं। अब उसी क्रिया में ही कुछ न कुछ ऐसा प्रत्यय जोड़ा जा रहा बार बार, जिसकी वजह से वह अपना स्वरूप भावों के अनुसार बदल ले रहा है। यहाँ भावना किस बात की थी, जाने की थी पांचवे में, अब यहाँ भावना किसकी आ रही, हमें आज्ञा दे दीजिए, ठीक है, हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या, जो क्रिया का धातु है उसमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, ने और देना। ये दो अगर आपने जोड़ दिया तो वह आपका क्या बन जाएगा, अनुमति बोधक। अब क्या करें, मुझे जाने दो। अब देखिए, जाने दो, जा क्या है आपका, जा आपका धातु है, ठीक है, धातु स्वरूप है।
और उसमें क्या क्या जोड़ना था, ने, यहां पर आपने ने भी जोड़ दिया और देना का ही दूसरा भाई दो, वो भी आपने जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया, अनुमति बोधक, ठीक है, या जिसमें आप किसी को अनुमति देते हैं। तो मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, आने दो, ठीक है, सोने दो, ऐसे बहुत सारे वाक्य बनते रहते हैं। कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। ऐसा होता है कि आप जब इन वाक्यों को पढ़ेंगे ना, तो इन सारी परिभाषाओं को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप वाक्य पढ़ करके ही कोई पूछे कि मुझे जाने दो, यह किस प्रकार का वाक्य है, या इससे क्या बोध हो रहा है, किस प्रकार की क्रियात्मक वाक्य है, तो मुझे जाने दो यानी अनुमति बोधक, ये किसी से अनुमति मांगी जा रही है, तो अनुमति बोधक है। फिर अगला क्या कहते हैं, सातवां, अवकाश बोधक। अब देखिए, अवकाश बोधक, क्रिया को पूर्ण करने में अवकाश का बोध, क्या करें, वह मुश्किल से जाने पाया। अब जरा ध्यान दीजिए, अवकाश का मतलब क्या होता है। जैसे सोमवार से लेकर के आज शनिवार है, आज तक लगातार मेरी क्लास चल रही है, कल क्या होगा, संडे होगा, कल मेरा गैप हो जाएगा, यही अवकाश है। यानी कि जो कार्य मैं निरंतर पाठन का यहाँ पे चला रहा हूं, कल नहीं चला पाऊंगा, फिर सोमवार से चलाऊंगा, तो कल क्या हो गया, कल का गैप मैं चाहूं भी तो नहीं चल सकता, क्योंकि पूरा स्टूडियो ऑफिस सब कुछ बंद होगा, नहीं चला सकते, ठीक है। इसी बात को आप वाक्य में देखिए, वह मुश्किल से जाने पाया, यानी अगर यहां पर मुश्किल से शब्द हटा दें, वह जाने पाया या वह गया, तो यहां पर आपको अवकाश नहीं दिखेगा। लेकिन यहां एक शब्द जो जोड़ दिया गया, मुश्किल से जाने पाया, यानी सरलता से नहीं जा सका, जाने में एक बाधा या उत्पन्न हुई, कहीं ना कहीं उसकी निरंतरता खंडित हुई, वही खंडन ही क्या है, अवकाश कहलाता है। एक उसको शिष्ट शब्द दे दिया गया है। बाकी आप अपने समझने के लिए यूं समझ लीजिए कि कार्य सहजता से पूर्ण ना हो तो वह किस में आता है, अवकाश बोधक में, ठीक। अब वह मुश्किल से जाने पाया, ठीक है, वह कठिनाई से कार्य पूर्ण कर सका, ऐसे ऐसे जो भी आएंगे ये आपके किस में आ जाएंगे, अवकाश बोधक में, ठीक। तो इस तरीके से, और इसमें भी देखिए इसकी संरचना का क्या है, धातु ने पाना, ठीक है, पाना का ही कोई भी रूप आ सकता है, पाया, पाए, पाई, कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो यह पाना सिर्फ उन शब्द समूहों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। और उसमें प्रत्यय कौन सा लगेगा, ने, ठीक। और उसके आगे क्या रहेगा, धातु, धातु का मतलब क्रिया या मुख्य क्रिया। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब जरा सा इसके बाद और आगे आइए, अवकाश बोधक हो गया। अवकाश बोधक के बाद अब आपका क्या आता है, आवश्यकता बोधक। अब देखिए आवश्यकता बोधक, ये बहुत ही सहज हैं, कुछ भी इसमें विशिष्ट नहीं है। क्या कहते हैं कि धातु, एक मिनट, ये ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके। आवश्यकता बोधक, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, उदाहरण यहां देखें, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या क्या दिया है, पढ़ना, चाहिए, होना, तीन शब्द दे रखे हैं, ठीक है। ये होने चाहिए क्रिया के अंत में, और क्या होना चाहिए, धातु, यानी मुख्य क्रिया होनी चाहिए, और उसमें क्या जोड़ना चाहिए, ना रूप, ठीक है, यानी ना एक प्रत्यय के रूप में या ना के जो रूप है वो जोड़ने चाहिए। तो क्या बता रहे हैं, जैसे तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब करना, करना क्या है, एक कर, कर का मतलब होता है कि किसी भी काम को आप डूइंग स्टेज में कर रहे हैं, उसमें आपने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, ना, ठीक। तो कर क्या हो गया, मूल धातु, और उसमें आपने क्या जोड़ दिया, ना रूप, यानी ना रूप, रूप लिखने से भ्रमित नहीं होना। अगर आप चाहें तो रूप को अपने समझने के लिए यहां से हटा भी सकते हैं। ये देखिए अगर मान लिया हमने यहां से हटा दिया, ठीक है, अब तो आपको ना ही दिख रहा है ना, तो फिर क्या हो गया, धातु, और उसमें मुख्य, धातु मतलब मुख्य क्रिया, उसमें आपको क्या जोड़ देना है, उसमें आपको सिर्फ ना जोड़ देना है, और ना जोड़ने के साथ ही क्या कर देना है, ना जोड़ देना, और उसके साथ आपको ये जो तीन शब्द यहां पर दिए गए हैं, पढ़ना, चाहिए, होना, इनका भी योग होना चाहिए। तो यहां देखिए चाहिए लिखा गया है, ये आवश्यकता, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ना के लिए क्या कह सकते हैं, जैसे मैं वहां गया और मुझे वह कार्य करना पड़ा, तो पड़ा भी शब्द आ गया, ठीक है। या यहां पर इस बात की आवश्यकता होनी चाहिए, होना, होना भी। तो इस तरीके से जहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके
और मुख्य क्रिया में ना प्रत्यय लगाया जाता है, वहां पर कौन सा क्रिया का स्वरूप बनता है? आवश्यकता बोधक क्रिया। ठीक है, तो आपका ये हो गया। इसके पश्चात आप देखिए अगला क्या कहते हैं। हाँ, इसकी देखिए यहाँ पर क्या है, परिभाषित कर दिया गया एक लाइन में। इस चित्रात्मक शैली की यही विशिष्टता है कि जिससे कार्य की आवश्यकता कर्तव्य का बोध हो, चाहे वो कर्तव्य की भाव से हो या आवश्यकता की भावना से हो, उस ये दो प्रकार की भावनाएं आपको वाक्य को पढ़ने पर स्पष्ट हो जाएंगी। अच्छा, फिर अगला क्या कहते हैं? अगला आपका है, अगला आपका है निश्चय बोधक। अच्छा, 9वां आपका हो गया निश्चय बोधक। निश्चय बोधक क्या कहता है कि क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो और वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा। अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, निश्चय बोधक। निश्चय बोधक का अर्थ ये हो गया कि कोई भी कार्य हो रहा होगा और उस होते हुए कार्य में चाहे रोक करके ही, वाक्य अभी पूर्ण नहीं हुआ होगा, वह बीच में ही, अच्छा वह बीच में ही गाना गा रहा था, कुछ भी था, मतलब आप कोई वाक्य बना रहे थे, अभी क्रिया तक पहुंच नहीं पाए थे, उसके पहले ही कोई दूसरी क्रिया आ धमकी और उसने कहा कि नहीं, पहले हमें महत्व दो, बाद में तुम जो वाक्य में क्रिया जोड़ना वो बाद की बात होगी। तो क्या कह रहा है, वह बीच में ही बोल उठा, यानी कार्य तो किसी और चीज का चल रहा था, प्रोग्राम कुछ और ही हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, उस प्रोग्राम के अंतिम छोर तक पहुंचने का इंतजार नहीं किया गया, उसके पहले ही बीच में ही बोल उठा, उसने निश्चय कर दिया कि पहले हमारा सुन लो। दूसरे वाक्य में क्या कह रहे हैं, उसने कहा मैं मार बैठूंगा। ठीक है, तो यहां पर इन शब्दों को पढ़ने से यह भाव मन में आता है कि क्रिया निश्चित रूप से हठी स्वभाव की है, वह कार्य को निश्चय ही करेगी, उसमें अधूरापन नहीं छोड़ेगी। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, अगला आपका है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। अब देखिए यहां पर क्या करें, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, इसको जरा आप तोड़िए, तोड़कर क्या पाते हैं यहां पर, चूंकि ये सारे भेद तो संयुक्त क्रिया के चल ही रहे हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं, चलो हमने संयुक्त को पहले हटा ही दिया, ठीक है, क्योंकि ये सब संयुक्त के ही भेद चल रहे हैं। अब फिर कह रहे हैं पुनरुक्त, अगर इसको ही हमें तोड़ना हो तो हम इसको क्या करेंगे, पुनः धन उक्त, ऐसे करके तोड़ेंगे। ठीक है, पुनरुक्त या पुनः धन उक्त। तो पुनः का मतलब होता है क्या, दोबारा, पुनः का मतलब क्या होता है, दोबारा, और उक्त का मतलब क्या होता है, कहना, है ना, किसी चीज को कहना, दोबारा कहना। अब देखिए इस शब्द को जब तोड़ा तो हमें अर्थ क्या निकला, दोबारा कहना। ठीक है, पुनरुक्त। और फिर कह रहे हैं संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया के तो भेद चल ही रहे हैं, अब देखते हैं उदाहरण में क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वह यहां प्रायः आया जाया करता है। अब देखिए यहां पर आया जाया करता है, यहां जरा ध्यान दीजिए, यहां आया और जाया यानी आना और जाना, यहां पर क्या कर रहे हैं, दोबारा कहने का मतलब कह रहे हैं वह। अच्छा, यहां पर अगर जाया को हम हटा देते और इतना कह देते कि वह यहां प्रायः आया करता है, तो प्रायः आया करता है का क्या मतलब निकला। अगर हम यहां से, हमने, चलिए हम देखिए यहां से आपको गायब कर दे रहे हैं, हटा ही दे रहे हैं, जाया को यहां से फिनिश किया, खत्म। अब ये हो गया वह यहां प्रायः आया करता है। अच्छा, प्रायः आया करता है, इसका मतलब एक बार आया होगा, अगर आ करके यही टिक गया होता, जाता ही ना, तो फिर दोबारा कैसे आता। इसका मतलब है कि आया तो, लेकिन वह गया भी होगा तभी दोबारा आया होगा, यानी ऐसा नहीं था कि आया और यही रुक गया, यहां से गया ही नहीं। अगर नहीं जाता तो ये कैसे कहते कि वह प्रायः आया करता है, इसका मतलब है एक बार नहीं, अक्सर आया करता है, कई कई बार आया करता है। तो कई कई बार आने के लिए भैया जाना भी तो पड़ेगा। अब जाना को यहां छिपा भी दिया तो भी अर्थ पूरा का पूरा निकल रहा, कोई वो नहीं है दिक्कत। लेकिन फिर भी यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पर क्या किया कि आया के साथ इन्होंने क्या किया, आया के साथ जाया शब्द जोड़ दिया, यानी आया से जो अर्थ निकल रहा था
फिर से एक जाया शब्द को और पैदा किया दोबारा, और दोबारा जो जाया भी है वह भी जो अर्थ निकल के आया, वह अर्थ जो आया से निकल रहा था वही जाया से भी निकल रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा। यानी एक शब्द प्रयोग करके भी हम जो वाक्य का अर्थ ले रहे थे उसमें एक एक्स्ट्रा शब्द जोड़ करके भी हम वाक्य का वही अर्थ ले रहे हैं। तो हमने क्या किया कि केवल शब्द को बढ़ा लिया, आया और जाया दोनों शब्दों को ले लिया। यानी एक बार तो आया कह के बात तो खत्म की जा सकती थी, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा कह दिया, जाया शब्द और जोड़ दिया, तो आया जाया का भी एक ही मतलब हो गया। ठीक, तो इसीलिए जब शब्दों को दोहराव करके बनाया जाए और उसमें कुछ ऐसा हो कि भाव एक ही निकले और दूसरे शब्द को अगर हटा भी दें तो भी कोई भाव में अंतर ना आए, तो वहां पर क्या होता है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ठीक है, और अब संयुक्त क्रिया क्यों कहा गया, क्योंकि आया जाया तो सिर्फ एक ही क्रिया का रूप है, एक है। आया कह लीजिए चाहे आया जाया कह लीजिए, बात एक ही है। अब आया जाया दो बार कह लिए, चलो ठीक है भाई, वो भी सही है, इसीलिए उसका नाम द्विरुक्त पड़ गया। और उन्होंने कहा कि संयुक्त भी है, तो संयुक्त किससे हुआ, संयुक्त, और आगे लिखा है क्रिया भी, तो संयुक्त भी हुआ क्रिया भी, तो संयुक्त हुआ कर्ता से। ठीक है, करता, करता नहीं करता, यानी कि यह भी एक क्रिया है, करना, करना भी तो एक क्रिया है। तो इस क्रिया से यह आया जाया क्रिया क्या हो रही, संयुक्त हो रही है, मिल रही है जाके, इसीलिए संयुक्त है। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, संयुक्त क्रिया। और पुनरुक्त क्यों है, क्योंकि आया और जाया दो शब्द आ गए और दोनों के एक ही भाव हैं, तो दो बार कह ही क्यों रहे हो। अब भाई कहने का तरीका है इसलिए कह रहे हैं, तो जो कहने का तरीका है उसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, तो पुनरुक्त कह के करते हैं, तो यहाँ पे पुनरुक्त लिखा गया है, बहुत स्पष्ट है। ठीक है, तो अब ये क्या करें, दो समानार्थक। अच्छा, अब इसको परिभाषित कैसे कर रहे हैं, ये तमाम जो भी आपने देखा इसको ये परिभाषित एक लाइन में क्या कर रहे हैं कि दो समानार्थक, समान अर्थ, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया समानार्थक, यानी समान अर्थ, आया का भी वही अर्थ है, जाया का भी वही अर्थ है, समान अर्थ लगभग है, भाव लेना है ना। आया जाया का मतलब तोड़ के अलग अलग शब्दों का नहीं निकालना अर्थ, आया जाया पूरे वाक्य में भाव क्या दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो दो समान समानार्थक, समान ध्वनि। अच्छा, ध्वनि भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना। तो ध्वनि भी क्या कर रहे हैं, समान हो। तो अब देखिए आया जाया, इसका जो क्या हो रहा है, जो राइम बन रहा है वो लगभग एक जैसा ही है, तो इसमें ध्वनि की समानता भी है। तो यहाँ पर क्या समानार्थकता भी दिख रही है और ध्वनियों की समानता भी दिख रही है, वाली क्रिया का योग होने पर। और वाली क्रिया, तो ये क्रिया ही है, यह भी बात पक्की हो गई, ये क्रिया है। और इसका करें योग होने पर, तो योग होने के लिए एक क्रिया और होनी चाहिए, वो भी यहाँ बैठी हुई है। तो आप देखा ना, सारी चीजें होने पर क्या होता है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, ये हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये विश्लेषण रहा इसका। अब इसके आगे चलते हैं, अगला क्या कहता है। अच्छा, अब आपका ये 11वां आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिए, ये देखिए 11वां कहता है आपका शक्ति बोधक सकना सकता का प्रयोग। अच्छा ठीक है, तो अब जरा शक्ति बोधक देख लीजिए, ये क्या बता रहे हैं, मैं बोल सकता हूं। हाँ, इसमें क्या है, इसमें शक्ति बोधक का मतलब होता है कि जो आपकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी से जुड़े हुए जो वाक्य बन रहे होंगे उन्हें आप कहते हैं शक्ति बोधक। जैसे कहते हैं मैं बोल सकता हूं, ठीक है, मे आई स्पीक, ऐसे बोलते नहीं है, मे आई कम इन, मैं आ सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, या इसमें कहीं कहीं आज्ञार्थक अनुमति परक भी वाक्य आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो आपको कर सकने की छूट दें या ना दें या आपकी क्षमता से जुड़े हों, वहां पर क्या होता है आपका ये शक्ति बोधक। और इसमें क्या करते हैं, सकना, या इसमें आपका क्या होता है, सकना या सकता, एक ही रूप है, उसका प्रयोग करते हैं। कार्य करने की शक्ति का बोध हो, तो इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। ठीक है, बस यहां ध्यान दीजिएगा कि सकता या सकना ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, शक्ति बोधक। ठीक, तो ये आपका ये भी समाप्त हुआ। अच्छा, अब ये हो जाने के बाद अब इसमें आगे और फिर अगला क्या कड़ी जुड़ी हुई है, आपकी पुस्तक की रोचकता को और किन चीजों से बढ़ाया गया है, ध्यान दीजिए, इसे थोड़ा छोटा करके, हाँ ठीक है, ये देखिए अब क्या कर रहे हैं, जैसे वहां पर आपने जब शुरू किया था चैप्टर को, इस चैप्टर को,
तो वहां पे देखा था कि क्रिया को 3 आधारों पर विभाजित किया गया था, उनके रूप, स्वरूप, भेद, उपभेद के लिए 3 आधार बनाए गए थे। तो 2 आधारों की चर्चा तो आपने की, पर एक अब ये आधार आपका आ गया अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया का भेद, यानी एक प्रकार यह भी था अर्थ की पूर्णता, अर्थ की पूर्णता का भी एक भेद था। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसको क्या कह रहे हैं, इसको ये देखिए, अब क्या कह रहे हैं, पूर्ण क्रिया, ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं कि इसकी क्या, इसमें पूरक हेतु गैर क्रिया पद आवश्यक नहीं है, अपूर्ण क्रिया या प्रायः संज्ञा या विशेषण द्वारा अर्थ देती है, क्रिया पद से क्रिया का अर्थ अस्पष्ट होने पर। अच्छा, यहां पर देखिए एक बात, जब ये कह रहे हैं पूर्ण क्रिया यानी अर्थ की पूर्णता, वाक्य में क्रिया आए और आने के बाद अगर क्रिया किसी का सहारा ना ले, अपने आप में भी पूर्ण हो, तो वह क्या कहलाता है, पूर्ण क्रिया। इसका उदाहरण पढ़िए, स्वयं समझ लीजिए। यहां क्या कह रहे हैं, राम पढ़ता है, यहां पे राम क्या है, करता है, क्रिया क्या है, पढ़ता है। तो कर्ता और क्रिया आकर के वाक्य को पूर्ण बना दिए और पूर्णता का बोध भी करा रहे हैं। अभी ये पूर्णता का बोध करा कैसे रहे, इसकी स्पष्टता आपको अपूर्णता वाले वाक्य को पढ़ करके हो जाएगी। ध्यान दीजिए, मोहन खेलता है, ठीक है। अच्छा, ये 2 वाक्य हो गए। यहां पर मोहन क्या हो गया, करता, खेलता है क्रिया। अब जरा ध्यान दीजिए, जब अपूर्ण को कभी कभी क्या होता है, उजाले की समझ तभी होती है जब हम अंधेरे को देखे हों, है ना। तो कभी कभी एक पक्ष को समझने के लिए उसके विपरीत पक्ष को अगर देखा जाए तो हमें चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं। तो अगर हमको पूर्ण क्रिया को हमने पढ़ लिया, उदाहरण, परिभाषा, सब चीज नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए अपूर्ण को पढ़ लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अपूर्ण क्या कहता है, यह प्रायः संज्ञा या विशेषण द्वारा अर्थ देती है। अच्छा भैया, ठीक है, फिर क्या, जो क्रिया अपना अर्थ पूर्ण करने हेतु किसी अन्य पर निर्भर हो। अब देखिए यहां क्या करें, किसी अन्य पर निर्भर हो, कौन, क्रिया, क्रिया किसी अन्य पर निर्भर हो, किस पर निर्भर हो, उदाहरण पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। क्या, श्याम मोहन को मूर्ख समझता है। अब देखिए, श्याम मोहन को मूर्ख समझता है, यहां पर क्रिया क्या है, क्रिया तो यह समझता है, ठीक है, किसको, श्याम मोहन को मूर्ख समझता है। अच्छा, अगर यहां पर ध्यान दीजिए, अगर यहां पर मूर्ख क्या है, विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बतलाए वह क्रिया विशेषण होती है। यहां पर क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण का प्रयोग किया गया है। मूर्ख शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, मोहन के लिए। तो मोहन क्या है, संज्ञा है, या एक संज्ञा ही है, सर्वनाम तो नहीं है, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता को बताया जा रहा है और इसीलिए क्या है, यह विशेषण है। ये तो हो गई परिभाषा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि यहां से मैं मूर्ख को यहां से मैंने गायब कर दिया, ठीक है, मैंने हटा दिया, ठीक है, गायब हो गया। अब ये क्या हो गया, श्याम मोहन को समझता है। आप जरा बताइए अब इसका क्या अर्थ निकला, श्याम मोहन को समझता है। तो आपके मन में एक कचोट है, अरे क्या समझता है, क्या समझता होगा, है ना। कुछ तो ऐसा लगता होगा, अभी कुछ अधूरापन सा दिख रहा है, अधूरापन दिख रहा है। श्याम मोहन को समझता है, क्या समझता है, एक लग रहा था कि यार क्या समझता है, पागल समझता है, अच्छा समझता है, विद्वान समझता है, मूर्ख समझता है, क्या समझता है, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए जब आप यहां पर एक विशेषण ले लेते हैं, कौन सा, मूर्ख, मूर्ख समझता है, अब आपको दिल को तसल्ली होगी, अच्छा ये बात है, श्याम मोहन को मूर्ख समझता है। अब जैसे लग रहा है बड़ी बड़ी तसल्ली हुई। तो यहां पर तसल्ली मिली किससे, आपको मूर्ख शब्द से मिली। मूर्ख है क्या, विशेषण है, यानी कि जब वाक्य में कोई एक विशेषण ऐसा हो जिसके प्रयोग करने पर ही पूरा पूरा अर्थ का भाव निकलता हो या आप संतुष्टि का अनुभव करते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर विशेषण नहीं आया तो वाक्य अधूरा अधूरा सा लगेगा, यानी क्रिया क्या होगी, अधूरी अधूरी सी लगेगी। तो जहां अधूरापन दिखेगा या अधूरा होगा उसे ही तो अपूर्ण क्रिया कहेंगे। क्रिया पूर्ण ही नहीं है, हमें खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो वहां पर क्रिया अपूर्ण हो जाएगी। जब विशेषण का प्रयोग कर लिया तो क्रिया पूर्ण पूर्ण सी दिखने लगी।
है ना। तो यहां पर क्या है, अंतर के रूप में सिर्फ एक ही बात है कि जो आपकी पूर्ण क्रिया होती है इसमें किसी भी प्रकार के विशेषण की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, कहना तो सिर्फ इतनी सी बात थी, ये तो सब रायता फैलाया गया, विशेष कुछ बातें नहीं है। विशेषण यानी कि जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं होगा वह कौन सी क्रिया होगी, पूर्ण क्रिया के अंतर्गत आएगी। और जिस वाक्य में विशेषण का प्रयोग होगा वह कौन सी होगी, अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आएगी। देखिए, विशेषण का प्रयोग हुआ है तो क्रिया अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण को लेकर के ही पूर्ण बन रही है। ठीक है, विशेषण धन क्रिया तब जाकर के बन रहा है वाक्य पूर्ण। ठीक, तो अगर विशेषण का प्रयोग किया गया है इसका मतलब क्रिया किस स्वरूप की है, अपूर्ण स्वरूप की है। अगर विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है इसका मतलब क्रिया किस स्वरूप की है, पूर्ण स्वरूप की है। तो आपको यहां पर जो भी आपने अब उदाहरण पढ़े हैं, मोहन खेलता है, राम पढ़ता है, विशेषण कहीं आया नहीं है, हाँ पूर्ण है। यहां पर मूर्ख समझता है, राम मोहन को मूर्ख समझता है, तो विशेषण का प्रयुक्त हो गया मूर्ख, इसका मतलब क्या है, क्रिया अपूर्ण है। ठीक, क्योंकि उसको विशेषण की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये चीजें भी आपकी हो गई। अच्छा, अब जरा सा इसके बाद आप लोग आगे देखिए और क्या चीजें थी। अच्छा, ये तो हो गया। फिर क्या बताते हैं, ये देखिए, अब चित्रात्मक शैली में कुछ और चीजें भी जोड़ी गई। क्या हो सकता है इधर, पूर्णकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। आप देखिए, मोहन खाना खाकर विद्यालय गया, और क्या बता रहे हैं कि जब कर्ता एक कार्य, जब, ये देखिए, जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरे कार्य को आरंभ करता हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, करें कर्ता एक कार्य समाप्त कर दूसरा कार्य, अरे कार्य एक समाप्त होगा तो एक क्रिया, दूसरा कार्य प्रारंभ करेगा दूसरी क्रिया। पहली बात तो यही पक्की हो गई कि जो भी पूर्णकालिक क्रिया का वाक्य होगा उसमें दो क्रिया होगी, यही पक्का हो गया। परिभाषा से चीजों को निकाल करके समेट के रख लिया करिए अपने मस्तिष्क में, ज्यादा अच्छा है। अब देखिए क्या करें, पूर्णकालिक में तो एक अर्थ निकल के आया कि जो भी पूर्णकालिक क्रिया वाला वाक्य होगा उसमें क्या होंगी, क्रियाएं दो होंगी, क्योंकि परिभाषा ही यही कहती है। परिभाषा क्या कहती है कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर, तो एक कार्य को जब समाप्त किया है तो एक क्रिया ये हो गई, उसी क्षण दूसरे कार्य का प्रारंभ करती है तो एक दूसरी क्रिया ये हो गई। अब यहाँ क्या करें, तो दो क्रियाओं का योग होगा तो वह कौन सी क्रिया कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। अब जरा देखिए क्या करें, मोहन खाना खाकर विद्यालय गया। अच्छा भैया, मोहन खाना खाकर यानी खाना खाकर, खाकर, ठीक है, एक क्रिया, ये पहली वाली। ठीक, मोहन खाना खाकर, खाकर एक क्रिया। और फिर क्या, विद्यालय गया, ये देखिए गया, ये क्या है, ये दूसरी वाली क्रिया है। तो पहली क्रिया और दूसरी क्रिया, तो दो क्रियाओं का जब योग हो जाएगा तो वो क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। एक बात, अब फिर इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें क्रिया शब्द के अंत में कर शब्द का प्रयोग होता है। इसको करके उसको शुरू किया, इसको करके उसको शुरू किया, यानी करके का मतलब एक काम खत्म किया फिर दूसरे को आरंभ किया। तो कर शब्द का आना तो अनिवार्य है, जैसे खा कर, सो कर, जाग कर, उठ कर, फला जगह गया या फला जगह से आया। तो कुल मिला जुला के इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है, कर। यानी कि कर शब्द किसमें, पूर्वकालिक क्रिया में। एक बात तो कर शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से हुआ होगा, और जो कर शब्द भी होगा वह पहली क्रिया से ही संबद्ध होगा। और पहली क्रिया जब कह दी गई तो पहली शब्द का इस्तेमाल ही ये बताता है कि भाई क्यों पहली कहा, इसका मतलब दूसरी भी कोई होगा। तो हाँ भाई, दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अच्छा, विशाल सोनकर, ठीक है, प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम, स्वागत है आपका। ठीक है, आइए, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, तो यहां पर दो तीन बातें, एक दो और आपको ये कर, इसको हम एक तीन, यानी तीन बिंदु आप याद रखिएगा कि एक क्रिया दो क्रिया, यानी दो क्रियाओं का योग होता है और एक कर शब्द का प्रयोग होता है। अगर इन तीन बातों को आप किसी वाक्य में देखते हैं तो आपको समझने के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी कि उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो एक बात तो ये हो गया। अब जरा देखिए दूसरा क्या कहते हैं, ये तो हो गया। ठीक है, फिर क्या करें, तात्कालिक क्रिया। अच्छा,
इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ये देखिए अब ये क्या बता रहे हैं, तात्कालिक क्रिया। इसमें क्या कर रहे हैं, पहली क्रिया के होने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया का होना, यानी ये दोनों ही प्रकार में दो दो क्रियाओं का योग होगा। क्या, पहली क्रिया, तो पहली क्रिया जब कह दी गई तो एक का मतलब हो गया एक क्रिया, तो ये होगी। फिर क्या कर रहे हैं, होने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया, यानी दूसरी क्रिया भी है। ये बात याद रखिए कि दो क्रियाएं नहीं होंगी तो शायद हम इस तरीके के संकल्पना को सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे। तो दो क्रियाओं का होना जरूरी है, और दो क्रियाओं के बीच संबंध का क्या होगा वह देख लेते हैं। क्रिया का होना, वह खाना खाते ही सो गया। अब देखिए यह मुख्य क्रिया से पहले समाप्त संपन्न होता है। देखिए इसमें प्रायः ही शब्द का, हाँ इसमें लिखा भी, इसमें ही निपात का प्रयोग किया जाता है। ही निपात, निपात का मतलब गिरना होता है, ये हम आपको बाद में अव्यय वाले चैप्टर में समझाएंगे। अभी समझ लिए ही एक शब्द है, ठीक है, नहीं समझना उसके आगे और कुछ। अब ध्यान दीजिए कि इसमें क्या कह रहा है, तत्काल बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती। एक क्रिया के होने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती। वह खाना खाते ही सो गया, उसमें भी यही बात थी। इसके पहले जो पूर्वकालिक क्रिया आपने देखा उसमें आपने क्या बताया कि एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। इसमें भी लगभग वैसा ही परिभाषा दे रहे हैं कि एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये थोड़ा सा उलझाऊ लग रहा है, तो इसको क्या करें, बहुत सिंपल सी बात है। ये वाला जो खंड है, ये कौन सा, तात्कालिक वाला, तात्कालिक वाले में ही निपात अवश्य आएगा, अवश्य। कलर ही चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। इसको ही निपात, यानी कि इसमें जो तात्कालिक क्रिया होगी इसमें निश्चित रूप से ही का प्रयोग हुआ रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो आपका पहला था उसमें ही का प्रयोग नहीं होगा, उसमें कर का प्रयोग होगा। अभी आपने देखा, तो दो शब्द अब याद रखिए। देखिए दो दो क्रियाएं दोनों वाक्यों में आएंगी, ये बात तो पक्की है। अंतर किस बात का है, अंतर सिर्फ इस बात का है कि जो पूर्वकालिक क्रिया होगी उसके वाक्य में कर शब्द बीच में इस्तेमाल होगा दोनों क्रियाओं के, और जो आपका यह तात्कालिक क्रिया वाला वाक्य है इसके मध्य में ही निपात का प्रयोग होगा, ठीक है। तो कर और ही, यही उसमें दोनों में अंतर पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अच्छा, तो यहां तक की चीजें आपकी संपन्न हो गई। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है आपका परीक्षोपयोगी दृष्टि। परीक्षोपयोगी दृष्टि, अच्छा ठीक है, ये आपका परीक्षोपयोगी दृष्टि, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया। अब देखिए यहां पर क्या किए गए हैं, ये जो परीक्षोपयोगी दृष्टि का चैप्टर लगाया गया है ना, परीक्षोपयोगी, ये कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो पुस्तक बनाई गई है ना, इसको इसलिए इस स्वरूप में बनाई गई है कि जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे ना, उसमें सारे महत्वपूर्ण चीजों को चुन चुन के यहाँ पे रखा गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इन उदाहरणों को बिना, इनको आप सिंपल उदाहरण मत समझिएगा, ये परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, दोहराव की प्रवृत्तियों के साथ पूछे गए हैं। और इससे दो फायदे होंगे, अगर दोहराव की प्रवृत्तियों में पुनः यह प्रश्न आते हैं तो आप करने में सक्षम, अगर यह इनको पढ़ने के बाद अगर पुनः नहीं भी आते हैं तो इनको पढ़कर आप इतना समझ जाएंगे कि नए प्रकार का कुछ भी आएगा तो आप उसको जो है करने में सक्षम होंगे। तो दोनों ही स्तरों पर आप अपनी सक्षमता को दर्शित करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी पढ़ना है। अब देखिए यहां तक की बातें हो गई, यहां से हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। अब आपके इंग्लिश के सर आ चुके हैं और आपको तो कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बने रहना है, ठीक है। तत्काल ही हम यहाँ से हटेंगे और आपकी भाषा का जो अगला प्रश्न पत्र है अंग्रेजी का, वह यहाँ से शुरू होगा। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को साथ साथ पढ़िए, ठीक है। और कल तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।